गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका इजी स्टडी एजुकेशनल चैनल पर स्वागत है। और आज हम बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड पीवाईक्यू अटेंड करने वाले हैं, जो कि ज्योग्राफी विश्व का भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लगातार चारों बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो हम याद रखेंगे निहारिका। निहारिका जो होती है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। अब बाकी ऑप्शन को भी हम क्या करेंगे, एनालाइज करते रहेंगे। जो सौरमंडल है उसका निर्माण 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुए थे। सौरमंडल में सूर्य क्या है, एक तारा है। और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं, यानी कि सौरमंडल में ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। जो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उनसे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह आ जाएंगे, बौना ग्रह आ जाएगा, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल। ये सभी किसमें आते हैं? तो सौरमंडल में आते हैं। जबकि निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं होगा। और इसमें पूछा है कि इसमें कौन सौरमंडल का भाग नहीं है, तो निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। थोड़ा सा हम क्षुद्र ग्रह के बारे में भी जान लेते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होता है वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। ये एक तरह से क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी होती है जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। फिर ग्रह ग्रह हम जानते हैं, जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। ग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक पार्थिव ग्रह, एक गैसीय ग्रह। पार्थिव ग्रह जो होते हैं वो बुध, शुक्र, मंगल। जबकि गैसीय ग्रह में बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो कोपरनिकस ने सबसे पहले खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे, कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसमें यह कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। ये जो सूर्य है ये क्या है, ये सन है। ये क्या है आपका, ये सन है। सन क्या है, ब्रह्मांड के केंद्र में है। और तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। और ये क्या है, अर्थ है। अर्थ क्या कर रही है, सन के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। उल्लेखनीय है। और यही सेम चीज छठी शताब्दी के पास वाराह मिहिर ने 1000 वर्ष पूर्व ही यही बता दिया था कि जो चंद्रमा है, इन्होंने ये बताया था कि जो चंद्रमा है, मान लीजिए कि ये चंद्रमा है, ये क्या है आपका, ये चंद्रमा है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जबकि पृथ्वी सूर्य के, ये सूर्य है आपका, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये कोपरनिकस से पहले किसने बताया था? तो वाराह मिहिर ने बताया था। किसने बताया था? वाराह मिहिर ने बताया था। नेक्स्ट, अच्छा इसके बारे में भी पूछ, और जो दो साइंटिस्ट हैं उनका भी पढ़ लेते हैं कि जो न्यूटन है, न्यूटन ने गति का नियम दिया था। डाल्टन जो थे उन्होंने आंशिक दाब का नियम दिया और परमाणु सिद्धांत दिया था। जबकि आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत किया था, जिसे हम इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी कहते हैं। हमारी आकाश गंगा, थोड़ा और जूम कर देते ताकि आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे। हाँ, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल हैं। कितने तारामंडल हैं? 88 तारामंडल हैं। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो 88 तारामंडल है। 2-3 बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और इन तारामंडल को, जो 88 तारामंडल है, इन्हें कहाँ से देखा जा सकता है? तो इन्हें दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है, उत्तरी गोलार्ध से नहीं, दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि IAU का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं।
कौन सा ऐसा तारामंडल है जो ध्रुव तारे की ओर क्या करते हैं, संकेत रखते हैं? तो सप्तऋषि। आप आकाश में देखेंगे, आपको 7 तारों का क्या दिखेगा? 7 तारों का समूह दिखेगा। क्या दिखेगा? 7 तारों का समूह दिखेगा। इसे हम सप्तऋषि कहते हैं, जो कि किस तारे की ओर? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा किस ओर होता है? तो याद रखिएगा, उत्तर की ओर पाया जाता है। किस किस ओर पाया जाता है? उत्तर की ओर पाया जाता है। नेक्स्ट है ध्रुव तारा का संकेत सप्तऋषि तारामंडल में से प्राप्त होता है, तो हो गया। फिर ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं, एक ऐसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो आप याद रखिएगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है, याद रखिएगा। फिर सौरमंडल में 2 ग्रह बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के कितने उपग्रह हैं? मंगल के 2 उपग्रह हैं। और बता दीजिए कि फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? नेपच्यून के 14 उपग्रह हैं। याद रखिएगा, नेपच्यून के कितने हैं? 14 उपग्रह है, जिसमें ट्रिटोन और मेरिट, ट्रिटोन और मेरिट क्या है? प्रमुख हैं। जिसमें ट्रिटोन और मेरिट क्या है? प्रमुख हो जाएंगे। और याद रखिएगा कि प्लूटो को 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग सम्मेलन में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया था, क्योंकि ग्रह ऐसे ही ग्रह नहीं होता। ग्रह मानने के लिए कुछ मानक होता है, जिसे प्लूटो क्या था? नहीं कंप्लीट कर पा रहा था, इसलिए इसे क्या कर दिया गया? ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अच्छा, कुछ और टॉपिक्स हम देख लेते हैं, इनका भी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। थोड़ा सा हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, इसमें जो ऑप्शन है उसके बारे में भी हम क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। जैसे कि मंगल है, हम इसको भी एक्सप्लेन करते हुए देखते हुए चलेंगे कि मंगल क्या है, बुध क्या है, ये सब हम क्या करेंगे? पढ़ते हुए चलेंगे। आइए थोड़ा बुध, हम जानते हैं कि उपग्रह ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध याद रखिएगा। शुक्र और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं, ये आपको याद हो गया होगा अच्छे से। हम पढ़ते जाएंगे, इतना ज्यादा बार रिवाइज कर लेंगे ना चीजों को कि हम भूलेंगे ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन है? तो याद रखिएगा, सौरमंडल का सबसे ज्यादा गर्म ग्रह क्या है? शुक्र है। नेक्स्ट, अच्छा इसी को थोड़ा एनालाइज करते हैं, क्योंकि जब अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सौरमंडल का सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, तो शुक्र से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भोर का तारा किसे कहते हैं? तो भोर का तारा याद रखिएगा, शुक्र को कहते हैं। चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो शुक्र कहते हैं। शुक्र की दिशा, शुक्र किस दिशा में घूमता है? तो याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व। शुक्र पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है। ये सर्वाधिक गर्म गर्म ग्रह है, और इसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इसकी वजह से शुक्र पर हमेशा प्रेशर कुकर की अवस्था पाई जाती है। बुध, बुध क्या है? बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, और ये इसका जो आप जानते हैं कि इसमें क्योंकि सबसे बगल में, इसलिए इसमें तापांतर बहुत बदलता रहता है। मतलब ताप, टेम्परेचर क्या है? तापों का बहुत अंतर, कभी ठंडा कभी गर्म, तो तापांतर इसमें बुध में बहुत ज्यादा अधिक होता है। और ये क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। और अगर पूछे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो बृहस्पति। और बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह भी होते हैं। मंगल, मंगल के बारे में हम अगर ये बोला जाए कि पृथ्वी के बाद वह कौन सा ग्रह है जिसमें सबसे ज्यादा जीवन की संभावना है, तो मंगल पर सबसे ज्यादा जीवन की संभावना है। फोबोस और डिमोस इसके 2 उपग्रह हैं। इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इवनिंग स्टार। ये तो आपको पता ही होगा, इवनिंग स्टार किसे कहा जाएगा? इवनिंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। मंगल को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। मंगल के कितने उपग्रह होते हैं? 2 उपग्रह होते हैं, एक हो जाएगा फोबोस, एक हो जाएगा डिमोस। बृहस्पति, बृहस्पति के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। बृहस्पति जो होता है वो सबसे बड़ा उपग्रह होता है। सॉरी, बृहस्पति ग्रह होता है, ग्रह। जबकि बृहस्पति का एक उपग्रह होता है जो कि गैनीमीड होता है, और ये सबसे बड़ा उपग्रह होता है। सबसे ज्यादा तेज गति का घूर्णन कौन करता है? और हाँ, ये बृहस्पति आपका सबसे तेज गति का घूर्णन करता है। इसमें इसके कुल 80 उपग्रह हैं। हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है किसमें? बृहस्पति के वायुमंडल में। फिर शनि, शनि के बारे में हम जानते हैं कि शनि बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे कम घनत्व किसका होता है? शनि का होता है। और अगर पूछ ले
कि सबसे ज्यादा घनत्व डेंसिटी, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? तो याद रखिएगा पृथ्वी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। सबसे कम घनत्व किसका होता है? शनि का। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में गैस पाई जाती है, इसलिए इसे गैसों का गोला भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे गैलेक्सी लाइक प्लैनेट भी कहेंगे। शनि का एक उपग्रह होता है जिसका टाइटन होता है। गैनीमीड किसका उपग्रह होता है? तो याद रखिएगा बृहस्पति का उपग्रह होता है। किस ग्रह का रंग लाल होता है? तो मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं पाई जाती हैं। भोर का तारा किसे कहते हैं? तो भोर का तारा शुक्र को कहते हैं। इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो हम इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार शुक्र ग्रह को कहते हैं। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हम क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच चुके हैं। हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, कितना समय लेता है? तो ऑप्शन में तो 8 मिनट दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे 8 सेकेंड, 1 मिनट, 24 मिनट, तो ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज्यादा नियरेस्ट ऑप्शन आपका 8 मिनट हो जाएगा। लेकिन राइट आंसर अगर देखा जाए, अगर क्वेश्चन को टफ बनाना है बीपीएससी को, तो वो ऐसे भी पूछ सकता है कि सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लेता है। आप इतना याद रखिएगा, बस आपके लिए बहुत है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? तो नॉर्मली अगर पूछा जाए तो 365 दिन। अब ये आपका डिपेंड करता है ऑप्शन पे। अगर नॉर्मली आ जाए तो 365 दिन भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह जिस फॉर्म में ऑप्शंस दिए गए, अगर इस फॉर्म में आएगा तो आप लगाएंगे 365.25 दिन। अगर 365.25 दिन नहीं दिया गया है, और अगर दिया गया है 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकेंड, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। आपका 365 भी दिन भी सही है, लेकिन देखिएगा कि ऑप्शन क्या क्या है। लेकिन अगर और नियरेस्ट पे आएंगे तो 365.25 दिन, और प्योर डाटा चाहिए तो 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड का समय लेकर देता हूँ। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सौर दिवस भी कहते हैं। ठीक है, सौर दिवस या फिर इसे ट्रॉपिकल वर्ष कहते हैं। तो ट्रॉपिकल वर्ष क्या होता है? याद रखिएगा, एक वसंत विषुव से दूसरे वसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है। जो और एक ट्रॉपिकल वर्ष 365.24 दिनों का होता है। इतना आप याद रखिएगा। मेनली आपको तो यही याद रखना है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था कि पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा कितने दिनों में करती है। हम लोग को नॉर्मल याद रहता है 365 दिन, लेकिन बीपीएससी के हिसाब से अगर आप 365 दिन ऑप्शन के हिसाब से लगा के आएंगे तो गलत हो जाएगा। आपको ऑप्शन बहुत ध्यान से देखने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हाँ, ये वाले ऑप्शन का बीपीएससी ने इसको हटा दिया था, इसीलिए मैं इसे नहीं बताऊंगी। लेकिन अगर आप लोग को पढ़ना हो तो एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो याद करना है कि पृथ्वी पर मरुभूमि सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, या फिर कहाँ पे सबसे अधिक संभावना पाई जाती है मरुभूमि की? तो पृथ्वी पर आंसर बी होगा इसका। पहले इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार, उष्ण शुष्क याद रखिएगा, उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में आती है। याद रखिएगा, उष्ण शुष्क ऐसे भी पूछ सकता है कि उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 से 30 अक्षांशों के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 भौगोलिक स्थितियां। ये स्थितियां याद रख लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में मान लीजिए 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा 5वें में उपयुक्त में से x अधिक, जो कि बीपीएससी अधिकतर पूछता है। तो 30 डिग्री मान लीजिए पहला ऑप्शन दे दिया, दूसरा ऑप्शन दे दिया, तीसरा ऑप्शन दे दिया, चौथा ऑप्शन दे दिया और 5वां उपयुक्त में से x अधिक। तो आपको बहुत ध्यान से चीजें पढ़नी है। तो पहला 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायु दाब पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। मान लीजिए जैसे कि अगर उसको एक ऑप्शन गलत करना है तो उच्च की जगह निम्न कर देगा। तो आपको बहुत ध्यान से केयरफुली मेरे साथ चीजों को रोज रोज पढ़िए। 30 अक्षांशों के आसपास उच्च वायु दाब, 30 डिग्री अक्षांशों के पास उच्च वायु दाब का पाया जाना। यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती रहती हैं, फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। जैसे सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं।
30 डिग्री अक्षांश पे कैसा वायु दाब पाया जाएगा? तो उच्च वायु दाब पाया जाएगा। महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल पे 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं। संभवतः हवाओं की पूर्वी मुखी होना इसका कारण है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं, जो पूर्वी भागों से कौन सी हवाएं प्रवेश करती हैं? व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल याद रखिए, कैलिफोर्निया, पश्चिमी सहारा, आटाकामा और नाभिक किसी प्रकार के मरुस्थल हैं। 20-30 डिग्री, 30 डिग्री में उच्च वायुदाब, 20 से 30 डिग्री अक्षांशों में मरुस्थल मिलते हैं। ये सब याद रखिएगा। पर्वतों की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल, डेथ वैली, पेटागोनिया मरुस्थल, अर्जेंटीना और पेरुवियन मरुस्थल प्रमुख है। महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ हैं, इनमें ग्रेट बेसिन मरुस्थल, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल तथा गोबी मरुस्थल, चीन और मंगोलिया है। ठीक है, याद रखिएगा। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो हम जानते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब और पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। याद रखिएगा, जो धरातल पर प्रवाहित हवाओं की जो दिशा होती है वो वायुदाब और पृथ्वी की घूर्णन गति के द्वारा क्या होती है हवाओं की दिशा निर्धारित होती है। और पृथ्वी की अक्षीय गति, क्योंकि पृथ्वी क्या है, किसी अक्ष पर गति करती रहती है, तो पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न एक विक्षेपक बल के कारण हवाओं की दिशा क्या होती है? डिस्टर्ब होती है, विक्षेप होती है। इस बल की खोज किसने की थी? कोरियोलिस द्वारा की थी। तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? कोरियोलिस बल पड़ गया। तो आप याद रखिएगा कि कोरियोलिस बल का कारण पृथ्वी का घूर्णन है। याद रखिएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण से होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। पृथ्वी, आप जानते हैं पृथ्वी क्या है? ग्रीन प्लैनेट। इसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन प्लैनेट, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रकृति बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं। इसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 70% क्या होता है? जल पाया जाता है, इसलिए ब्लू प्लैनेट। जो पृथ्वी क्या है? आवासीय, मतलब यहाँ पे रहने योग्य वायुमंडल है, ऑक्सीजन है। मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं। मंगल को हम क्या कहते हैं? मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। याद रखिएगा। शनि का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? शनि की डेंसिटी सबसे कम होती है। इसे हम गैलेक्सी लाइक प्लैनेट भी कहते हैं। और ये क्या है? गैसों वाला प्लैनेट है। हाँ, शनि आपका जो है वो उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। अगर पूछे कि डेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा होती है, तो पृथ्वी की जो होती है, वो पृथ्वी का घनत्व क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। और आप यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रह क्या होता है? बृहस्पति। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं बताइए कमेंट सेक्शन पे। और बृहस्पति के एक उपग्रह आप जानते हैं, गैनीमीड। क्या नाम है? गैनीमीड। गैनीमीड बृहस्पति का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हाँ थे, अच्छा 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ, ये भी याद रखिएगा कि ग्रहों के क्रम याद रखिएगा आकार की दृष्टि में। आइए, किस दृष्टि में? आकार की दृष्टि में। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति, फिर शनि, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। ये याद रखिएगा। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? बुध। बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। आकार की दृष्टि में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और आकार की दृष्टि में सबसे छोटा ग्रह बुध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो याद रखिएगा शनि का जो घनत्व वो सबसे कम है। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा अधिक घनत्व किसका है, तो पृथ्वी का। शुक्र को हम क्या कहते हैं? शुक्र को हम भोर का तारा कहते हैं। शुक्र को हम क्या कहेंगे? भोर का तारा, या इसी को हम क्या कहते हैं? इवनिंग स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? इवनिंग स्टार। मंगल क्या है? लाल ग्रह है। मंगल क्या है? लाल ग्रह। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। सबसे ज्यादा कम घनत्व, अभी हमने देखा कि सबसे ज्यादा घनत्व किसका कम होगा? तो शनि का। इसे गैलेक्सी लाइक प्लैनेट भी कहते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 29.5 वर्ष फैक्चुअल है, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है, तो याद रखिएगा 84 वर्ष लेता है। और जियोडेसी कौन सा विज्ञान है? तो जियोडेसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है। ये गुण है
पृथ्वी का ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, इसके साथ ही समय के साथ उपयुक्त परिवर्तनों का भी अध्ययन करते हैं। इस प्रकार ज्योतिषी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम के माप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो मानक समय जब आ जाए किसका, स्टैंडर्ड टाइम, तो टाइम की बात करें तो डेट और टाइम ऐसे नहीं बोलते, तो आप मानक समय को याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, किसी समय का मानक समय निर्धारित करने का आधार अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। अंतरराष्ट्रीय प्रधान देशांतर को हम अंतरराष्ट्रीय देशांतर रेखा या इसी को हम ग्रीनविच देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, जो भारतीय मानक समय रेखा होती है ये किन किन भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो बहुत इजी याद रखना है, यूपी, एमपी, सीजी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 3-4 बार बोलिए, यूपी, एमपी, सीजी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यूपी, एमपी, सीजी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा विश्व में किन किन देशों से होकर के गुजरती है, तो उसकी आप याद कर लीजिए ट्रिक। अफीम घसीटे बाई, आ से अल्जीरिया, फ से अफीम है ना, हाँ अफीम, फ से फ्रांस, म से माली, घ से घाना, सी से स्पेन, और ट से सॉरी ये क्या हो गया, हाँ याद रखिएगा, स्पेन, घसी, अफीम घसी, ये सी है आपका, ठीक है। स्पेन, ट से टोगा, बा से बुकीना फ्रांसो, ई से इंग्लैंड। अफीम घसीटे बाई, अफीम घसीटे बाई, बार बार याद करिए इसको, बार बार पढ़िए। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर से होकर के खींची जाती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर एक ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो क्रमागत कैलेंडरों के अंतर्गत होती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। यहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है तो इसे मोड़ दिया जाता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार हाँ, कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है? ऑप्शन में देख करके बताइएगा, नहीं तो एशिया है नहीं उपयुक्त में से कोई नहीं, मार के चले आइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से क्वेश्चन करिएगा। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? अफ्रीका। अगर यहाँ पे एशिया होता तो हम एशिया को टिक करते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन के हिसाब से हमें रिप्लाई करना है। तो अब महाद्वीप के बारे में जानते हैं कि टोटल महाद्वीप कितने होते हैं, तो 7। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। एशिया, और इसका ऑर्डर याद रखिएगा, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, हम पीवाईक्यू के साथ एनसीईआरटी भी कवर करते जा रहे हैं। अफ्रीका में, लेकिन देखिए भले एशिया सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा देश किस में पाए जाते हैं? 54 देश अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो अभी मैंने बताया है किसमें, अफ्रीका में। अफ्रीका में टोटल कितने देश होंगे? 54 देश होंगे। नेक्स्ट, सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा, चिली। चिली क्या है? चिली में सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश है। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो इंडोनेशिया, सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में द्वीप हैं, टोटल 17508। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने 24 क्वेश्चन कर लिए। हम रोज ऐसे ही 40 क्वेश्चन की सीरीज आपको कराते जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, और आप देखिएगा 1 मंथ बाद आपको एक अच्छा आउटपुट मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन चेक करिएगा पहले, फिर नहीं तो कोई उपयुक्त में से कोई नहीं, आप बहुत तेज लगाते हैं। तो बोर्नियो, बोर्नियो क्या होगा? इनमें से सबसे बड़ा द्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो याद रखिएगा, जापान, क्योंकि जापान एक ऐसा देश है जो किसी भी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होता है, उसे सीमा रहित देश कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भौगोलिक दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप, याद रखिएगा, जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप। जापान में कितने द्वीप होते हैं? 4 द्वीप, मुख्यतः 4 द्वीप है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, जिसमें से होन्शु क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है।
जापान की राजधानी कौन सी है? तो याद रखिएगा जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? याद रखिएगा। इसमें आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु, ठीक है, होक्काइडो, शिकोकू, होन्शु, क्यूशु चारों द्वीप हैं, लेकिन इसमें होन्शु क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन बन रहा है कि जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और और ये टोक्यो जो है वो किस द्वीप पर स्थित है? याद रखिएगा होन्शु द्वीप पे। किस द्वीप पे? होन्शु द्वीप पे। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है। ग्रीनलैंड निम्नलिखित किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड भी क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ये देखिए लिखा भी है, बृहत्तम द्वीप है जो कि किसके अधीन है? डेनमार्क के अधीन है। और नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है। तो ये राजधानी है। नूक की ऊंचाई कितनी है? 103 मीटर। इतना नहीं पूछा जाएगा, आप ये याद रखिएगा कि सबसे बड़ा बृहत्तम द्वीप है। हम 28 क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ए वेगेनर के द्वारा। इनके अनुसार क्या था कि 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। ये मान लीजिए, ये विभाजन का मतलब इधर और इधर टूटना, ठीक है। विभाजन आरंभ हुआ। पैंजिया पहले 2 बड़े महाद्वीप पिंडों लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भूखंडों में विभक्त हुआ। मान लीजिए लॉरेंशिया और इधर क्या हुआ? बीच में से विभाजित होकर के लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड में बट गया। इसके बाद लॉरेंशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बन गया, जो आपके क्या आज कहलाते हैं? महाद्वीप कहलाते हैं, ठीक है। याद रखिए, फिर बाद में छोटे छोटे हिस्सों में गोंडवाना लैंड और लॉरेंशिया बट गया, जिससे हम क्या कहते हैं? अब द्वीप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उसमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होंगे। आई थॉट जीवाश्म होंगे ही नहीं। वे जल के लिए संरंध्र होती है। वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती है। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होता है। याद रखिएगा, वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होती है। देखिए कैसे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आग्नेय चट्टानों में पिघले मैग्मा के ठंडा और ठोस होने से बनती है। याद रखिएगा, आग्नेय चट्टान जो होती है वो मैग्मा के ठंडा, जब मैग्मा ठंडा हो जाता है और ठोस बन जाता है तो किस चट्टान का निर्माण करता है? तो आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। ये रवेदार होती है, इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं। भाई जब आग कोई चीज जल चुका है, आग ने ऐसे समझिए कि आग लग चुकी है, जल चुकी है, तो क्या उसमें जीवाश्म पाएंगे? नहीं, सब कुछ जल जाएगा। आग्नेय चट्टानों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। और आप जानते हैं इसका टेम्परेचर कितना ज्यादा होता है, तो क्या जीवाश्म पाए जाएंगे? नहीं, पानी का प्रवेश भी बहुत कम होता है। अब थोड़ा सा आग्नेय चट्टान के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। आग्नेय चट्टान में जो होती है वो आंतरिक और बाह्य, इसमें 2 तरीके की, जब इसमें लावा प्रस्फुटित होता है, जो उसके अंदर का सामान निकलता है वो 2 तरीके। जब अगर वो अंदर की ओर जम गया है, अगर जो उसके अंदर का पदार्थ है वो निकल रहा है, अगर वो अंदर आंतरिक, अगर वो अंदर है मतलब निकला नहीं है, अंदर है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैग्मा कहेंगे। लेकिन अगर वो बाहर निकल गया तो उसे क्या कहेंगे? लावा कहेंगे। जस्ट इमेजिन, जब तक ये आपका ज्वालामुखी है, तो जब तक इसमें चीजें अंदर हैं तो इसमें मैग्मा कहेंगे, और जब ये पदार्थ बाहर निकल आएगा तो इसे क्या कहेंगे? हम लावा कहेंगे। आग्नेय शैल को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक शैल भी कहेंगे। आग्नेय शैल के उदाहरण हैं जैसे कि ग्रेनाइट, ग्रेबो, पैगमेटाइट, बेसाल्ट, ब्रोशिया, टफ। टफ आपका क्वेश्चन में पूछा गया है बीपीएससी में कि टफ क्या है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अवसादी वे शैलें जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती हैं। नहीं, ये कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। ये शैलें क्रिस्टली हैं। नहीं, क्रिस्टली कौन सी होती है? आपकी आग्नेय चट्टान क्या होती है? क्रिस्टली होती है। ये शैलें स्तरों, हाँ, ये स्तरों में निक्षेपित होती हैं, जबकि आग्नेय चट्टानें स्तरों में निक्षेपित नहीं होती हैं। ये शैलें जल से निर्मित नहीं हो सकती हैं। ये आग्नेय शैलों की विशेषता है। तो याद रखिएगा, अवसादी शैलों का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है, ठीक है। अवसाद क्या होते हैं? एकत्र हो जाते तब बनता है। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जबकि आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। परतें पाई जाती हैं लेकिन शैलें रवेदार नहीं होती, क्योंकि क्रिस्टल किसमें बनते हैं? क्रिस्टल बनते हैं आग्नेय चट्टान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कुछ देख रहे थे। निम्नलिखित में कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32। ग्लेशियर या
हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबा निक्षेपण से निर्मित होकर एस्कर लंबे संकरे घटक होते हैं जिनके किनारे तीव्र ढाल होते हैं। ठीक है, एस्कर पूछ सकता है कि संरचना बजरी रेत तथा कंकड़ द्वारा निर्मित होती है। हिमनद हिमनद ग्लेशियर के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों को ड्रमलिन गोलाश्म मृतिका द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं जिनका आकार उल्टी नौका कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। अंडे की टोकरी इस इलाके ड्रमलिन युक्त इलाकों की विशेषता है। ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। माउंट एटना क्या है, देख के बता देंगे आप लोग क्या है, ये ज्वालामुखी है। अब और ज्वालामुखी के बारे में सबसे ज्यादा जब ज्वालामुखी फूटता है, क्या ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें सबसे ज्यादा किस चीज, कौन सा चीज सबसे ज्यादा निकलता है, कौन सी गैस सबसे ज्यादा निकलती है, तो याद रखिएगा जलवाष्प सबसे ज्यादा निकलते हैं। और इसके साथ में कौन कौन सी गैस होती है, CO2, N2, SO2, H2S, H2CO, CO CO2 याद रखिएगा, N2H2 याद रखिएगा, SO2, H2S, HCl, HF, HE। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही कि सबसे ज्यादा कौन सी निकलती है, तो याद रखिएगा जलवाष्प। सबसे ज्यादा कौन सी निकलती है, तो जलवाष्प निकलती है। माउंट एटना याद रखिएगा एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि कहाँ पे, इटली में है। बस इतना याद रखिएगा कि माउंट एटना क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सिसिली पे, इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित। इतना याद रखना होता है, याद रखिए। नहीं तो माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी जो कि इटली में है। मौना लोआ किसका उदाहरण है, तो मौना लोआ भी सक्रिय ज्वालामुखी पे है जो कि कहाँ पे पाया जाता है, हवाई द्वीप पर। हवाई द्वीप पर पाया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2004 के हिंद महासागर भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद रखिएगा, ये तो 2004 का एक तरह से आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है जो कि पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ आपके जो 2024 में जो भूकंप, जो ज्वालामुखी, ये सब है, तो आप करंट अफेयर के थ्रू इसको पढ़ लेंगे। तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको मन है कि नहीं भाई मेरा कुछ ना छूटे, मेरा सब हो जाए, तो आप एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। थोड़ा सा हम सक्रिय ज्वालामुखी को देख लेते हैं कि हमारे कुछ सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, जैसे कि किलायू। किलायू कहाँ पाया जाएगा, हवाई द्वीप में, हवाई द्वीप अमेरिका। माउंट एटना अभी आपको पढ़ा है, इटली में पाया जाएगा। ठीक है, आकार में सबसे बड़ा जो होता है आकार में सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा होगा, तो याद रखिएगा मौना लोआ। ये कहाँ पे, हवाई द्वीप में है। स्ट्रोम्बली क्या है, भूमध्य सागर का अच्छा हाँ, भूमध्य सागर का प्रशांत प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा स्ट्रोम्बली को कहा था। ओजो डे सलाडो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये कहाँ पे प्रसिद्ध है, तो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर कौन पाया जाता है, तो ओजोस डे सलाडो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 तक हम कर सके, 40 क्वेश्चन की श्रृंखला, बस 5 क्वेश्चन और है, आप बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा नवीन मोड़दार पर्वतों में। नवीन मोड़दार पर्वतों में विश्व की सबसे ज्यादा ऊंची आपकी क्या होती हैं, पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है। सॉरी सॉरी सॉरी, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं, तो नवीन मोड़दार पर्वत। जरा नवीन मोड़दार पर्वत के एग्जाम्पल्स बता दीजिए, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा, या तो मैं भी बता देती हूँ। हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार वलित पर्वत है। फिर भी एक बार आप कमेंट सेक्शन में इसको लिखिएगा, क्योंकि आप जितना लिखेंगे चीजें आपको उतनी याद होती जाएंगी। विश्व की सबसे सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज। एंडीज क्या है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका में है, और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है। रॉकी पर्वत के बारे में, या उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है हिमालय पर्वत, याद रखिएगा। दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। कोकोस प्लेट कहाँ पाई जाएगी, तो मध्य अमेरिका और प्रशांत। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है, तो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का सॉरी रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट, रस्ट बाउल को हम क्या कहते हैं, रस्ट बेल्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र है, या लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। वेट फॉर 2 मिनट।
हाँ, सॉरी गाइस। रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर पूर्वी क्षेत्र या लौह उत्पादन करने वाले आर्थिक क्षेत्र हैं। इसमें इलिनायस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो, पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल किया जाता है। किलिमंजारो क्या है? तो किलिमंजारो एक वोल्केनो है, आग्नेयगिरी है, याद रखिएगा। किलिमंजारो क्या है? एक तरह का ज्वालामुखी है, वोल्केनो है, जो कहाँ पाया जाता है? तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, याद रखिएगा। तंजानिया रिलेटेड है। जो आपका किलिमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया में है। या एक आग्नेयगिरी, ज्वाल आग्नेयगिरी, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बदल गया, आग्नेयगिरी, इंसान कंफ्यूज हो जाए कि अरे आग्नेयगिरी क्या है, तो याद रखिएगा आग्नेयगिरी मतलब वही ज्वालामुखी वोल्केनो पर्वत है। आपके 40 प्रश्न, आपके 40 सॉरी आपके 40 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। 40 प्रश्न, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड जो लाएंगे फिर उसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे, और हम जो आज क्वेश्चन हम पढ़े हैं इसे हम क्या करते जाएंगे? रिवाइज भी करते जाएंगे। तो गाइज आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको 1 मंथ बाद एक अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा। थैंक यू।